नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। कुछ घंटों के बाद इस्लामाबाद में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद के आसमान में चाइनीज JF-17 थंडर फाइटर जेट्स और F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरने वाले हैं। इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में मार्काए हक नाम से एक बड़ी सेरेमनी शुरू होगी। यहां पाकिस्तान का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मौजूद होगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस फंक्शन में शामिल होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी के चीफ भी इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में आएंगे। कल सुबह 10 बजे से इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तानी फौज उन तमाम टैंक्स, एयरक्राफ्ट, रॉकेट लॉन्चर्स की प्रदर्शनी लगाएगी जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में किया है। पाकिस्तान किसी भी वक्त अपने मुल्क के मुसलमानों को जंग के लिए उकसा सकता है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आसिम मुनीर की आर्मी इस वक्त पीछे खड़ी है और हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनके आतंकवादियों को फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है। अगले 24 घंटों तक पूरे पाकिस्तान में जंग का जहर फैलाया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान के कोने कोने में इस जहर को फैलाने की शुरुआत मुनीर और शहबाज शरीफ करेंगे। ISI एक नया प्लान भी बना रही है। इस प्लान का नाम है ऑपरेशन 14 अगस्त और इसका एपिसेंटर इस्लामाबाद को बनाया गया है। अगले 24 घंटे में मुनीर क्या करने वाला है और अगले 36 घंटों के बाद मोदी क्या करने वाले हैं, सब कुछ एडवांस में आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान का वर्दी वाला आतंकी आसिम मुनीर कुछ करेगा। क्या करेगा? 36 घंटे के अंदर मोदी पाकिस्तान को जवाब देंगे, मुनीर पर बम फोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करेंगे? क्या 14 और 15 अगस्त की आधी रात शुरू होने वाला है ऑपरेशन इस्लामाबाद? ये कौन पाकिस्तानी है जो इतना अगर मगर कर रहा है? ये कौन पाकिस्तानी है जो बार बार भारत, इंडिया, मोदी का नाम ले रहा है? सामने आतंकवादियों की भीड़ जुटाकर, माइक लगाकर, कैमरे पर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर फुल वॉल्यूम में जिहाद जिहाद की कॉल कौन दे रहा है? कराची में अचानक हलचल क्यों तेज हो गई है? बीच समंदर में नाव पर सवार होने वाले ये चेहरे कौन हैं? क्या अब हिंदुस्तान का टारगेट नंबर 1 पाकिस्तान का कराची पोर्ट ही है? ये लोग ही हैं? क्या सच में किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला होने वाला है? क्या सच में इस बार हमले की शुरुआत इंडियन नेवी करने वाली है? और क्या सच में अब की बार पहला अटैक कराची पर होगा? क्या पूरा का पूरा कराची धुआं धुआं हो उठेगा? नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी किस प्लान पर काम कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मोदी ने तो अभी अटैक का ऑर्डर दिया भी नहीं है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक पैनिक बटन ऑन हो गया है। चाइनीज JF-17 इस्लामाबाद में उड़ने लगे हैं। पाकिस्तानी फौज ने अपनी तोपों को असेंबल करना शुरू कर दिया है, उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया है। 14 अगस्त यानी गुरुवार को पाकिस्तान अपना जन्मदिन मनाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के आसमान से जो तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जिस तरह की ड्रिल कर रहे हैं, उससे ये तो कतई नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अपने बर्थडे की तैयारियां कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान को भारत के अगले हमले का डर सता रहा है। शहबाज शरीफ जहां जा रहा है वहां युद्ध की ही गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान में ये रिपीट मोड में हो रहा है। पाकिस्तान का वजीर आजम डायस पर हाथ पटक पटक के चिल्ला रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और कैमरे पर डर डर के अपना रोना रो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो बकवास शहबाज शरीफ कर रहा है,
वही बकवास मुनीर के पाले हुए आतंकवादी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें लश्कर तैयबा के एक ऐसे ही मजमे की हैं जहां लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख भारत के खिलाफ जिहाद की कॉल देता नजर आया है। लश्कर का यह आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख यहां अकेला नहीं था। इसके साथ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी ठीक उसके पीछे बैठा था। और लश्कर के मजमे में खुल्लम खुल्ला भारत पर एक और अटैक की गिरफ्तारी दी गई। आतंकी हाफिज सईद की वाहवाही की गई। 14 अगस्त वाली स्क्रिप्ट पढ़ी गई। लश्कर तैयबा के ये सारे आतंकी कराची में भी दिखे, पूरी लश्कर के साथ नाव लेकर समंदर के भीतर स्टंट करते हुए दिखे। लेकिन इस स्टंटबाजी के बीच एक दूसरा स्टंट भी हो रहा था और ये स्टंट पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में शहबाज के करीबी, मुनीर के करीबी कर रहे थे। उन्हीं में से एक था पाकिस्तान का पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का गवर्नर कामरान खान। कुछ घंटों पहले इस शख्स ने सैकड़ों लोगों के साथ एक बाइक रैली निकाली थी और धमकाया था कि वो इन खटारा बाइक्स के दम पर 40 लाख बाइक सवारों के साथ भारत पर धावा बोल देगा। और अब इस बाइक वाले पाकिस्तानी ड्रामेबाज ने एक नई गीदड़ भभकी दी है। कह रहा है ये अब ट्रॉली लेकर भारत को इन्वेड करेगा, अगली आतिशबाजी हिंदुस्तान में करेगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। भारत के अगले हमले का खौफ पाकिस्तान पर किस कदर हावी है, आज इसके कुछ और सबूत भी देख लीजिए। ये तस्वीरें आज ही कराची से आई हैं, जहां टेंट लगाकर पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान की आवाम को बिठाकर बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुई पाकिस्तानी एयरबेसेस की तस्वीरें दिखाई गई। यानी कहने को पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा है। बसों में भर भर कर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बार अपने सेलिब्रेशन का थीम मार्काए हक रखा है। पाकिस्तान के इस फियर की एक सॉलिड वजह आज ही आई है। ये तस्वीरें मुरीदके में लश्कर तैयबा के एक टेरर ट्रेनिंग कैंप की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल होगी, उन्हें आग के बीच से होते हुए कूदने की, छत से रस्सी बांधकर नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग देने वाले लश्कर तैयबा के ट्रेंड कमांडर्स हैं। और अब एक बार फिर इन टेरर कैंप्स पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले ही हिंट दिया है, पाकिस्तान पर अगला हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और अब तो हिंदुस्तान की इसकी वजह भी मिल गई है। 14 अगस्त से पहले ही लश्कर के आतंकियों की महफिलें सज गई हैं। लश्कर के टॉप आतंकी एक जगह, एक मंच पर दिख गए, तस्वीरें आ गई हैं और अब खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं कि ये आतंकी मुनीर के अपने ही हैं, जिन्हें भारत छोड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं मुनीर की न्यूक्लियर अटैक वाली गीदड़ भभकी की। मुनीर को लगा कि अमेरिका में खड़े होकर उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन मुनीर को इस गलती की सजा मिलकर रहेगी। और ये सजा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी ही देंगे। पाकिस्तान इन दिनों बड़ा एटम बम कर रहा है, लेकिन मोदी के एक स्टेप से बहुत डर रहा है। इस स्टेप का हिंट राजनाथ सिंह काफी पहले दे चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी भले ही नो फर्स्ट यूज वाली हो, लेकिन भविष्य में ये पॉलिसी रहती है या नहीं, ये सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करेगा। To defend. मुनीर जिस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भारत की नीति में कभी भी बदलाव हो सकता है। और ये बात खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं, कैमरे पर मुनीर को गालियां दे रहे हैं, मोदी की अगली स्ट्राइक से इतना डर रहे हैं। आज पासा उल्टा फेंका गया। कल तक राहुल गांधी वोटर लिस्ट दिखाकर कहते थे, वोटर लिस्ट दिखाते थे, आज बीजेपी ने वोटर लिस्ट दिखाई। मोहम्मद कैफ का नाम गिना
अब्दुल, सद्दाम, सैदुन, हमीदा, साबरी जैसे नामों की काउंटिंग शुरू कर दी और गिन गिनकर मुसलमान वोट बताए। बीजेपी ने कहा कि ये कैफ, अब्दुल, सद्दाम ये राहुल गांधी के वोटर हैं। मुफीद, अकील ऐसे कई लोग अखिलेश के फेवरेट हैं। हमीदा खान, साबरी बेगम डिंपल की जीत को सिंपल बनाती हैं। ये सब बताते हुए बीजेपी ने आज एक नया पर्चा जारी कर दिया और कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की वजह से रायबरेली जीते। अखिलेश यादव कन्नौज सीट चोरी के वोट की वजह से निकाल पाए। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत से जुड़ी पूरी कैलकुलेशन भी बीजेपी ने बताई। वायनाड में प्रियंका की जीत की कहानी भी सुनाई। ये सब कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बीजेपी की कैलकुलेशन क्या है, उसे समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी रायबरेली का चुनाव चोरी के वोट से जीते? अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। क्या अखिलेश यादव चोरी के वोट से कन्नौज सांसद बने? बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया। क्या प्रियंका गांधी ने वायनाड का चुनाव चोरी के वोट से जीता? क्या डिंपल यादव ने मैनपुरी का दंगल वोट चोरी से जीता? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। 7 अगस्त से राहुल गांधी और कांग्रेस की टाइमलाइन की एक ही टैगलाइन है, वोट चोरी। केरल में एक महिला के 9 फर्जी वोट मिले। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। यह मोदी और चुनाव आयोग पर कांग्रेस का लेटेस्ट अटैक है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बूथ पर वोट चोरी वाली लाइन घुमा रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी को सबसे बड़ी साजिश बता रहे हैं। मोदी का पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर एक ही माहौल बनाया जा रहा है। मोदी ने वोट चोरी कर लिया, मोदी वोट चोरी कर पीएम बने हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। अभी पिक्चर बाकी है। एंटी मोदी मोर्चा ने पोस्टर बना लिया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर वोट डकैती की लाइन घूम रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वोट चोरी वाले नैरेटिव के पीछे राहुल गांधी का कोई दूसरा प्लान है? ये सब डुप्लीकेट वोटर। याद कीजिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। मोदी और इलेक्शन कमीशन पर खुलकर वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रेजेंटेशन में राहुल का फोकस डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पदों पर रजिस्टर वोटर और मास वोटर एडिशन पर रहा था। राहुल गांधी ने जो कहा, जितना कहा, क्या सब सच था, यह जान लीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से जीत दर्ज की। अभी राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं। रायबरेली सीट पर 2009 से 2014 के बीच 21,05,447 वोटर बढ़े। 2014 से 2019 के बीच 5 साल में 10,07,294 वोटर बढ़े। 2019 से 2024 के बीच 86,483 बढ़े। यानी जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तब रायबरेली में वोटर सबसे ज्यादा बढ़े। मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब रायबरेली में सबसे ज्यादा वोटर बढ़े।
रायबरेली में जब सबसे ज्यादा वोटर बढ़े तब सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त वोट की कैलकुलेशन नहीं की थी और राहुल ने उस वक्त भी फर्जी वोटर वाली स्क्रिप्ट नहीं बढ़ाई जब वो खुद चुनाव जीते थे। सच ये है कि राहुल गांधी ने एसआईआर शुरू होते ही ये कैलकुलेशन शुरू की है। इसके पीछे खास वजह है, वो आपको समझाएंगे। पहले रायबरेली की वोटर लिस्ट का एक छोटा सा सैंपल देख लीजिए। रायबरेली सीट पर डुप्लीकेट वोटर्स का नंबर 19,512 है। फर्जी पतों पर रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर 71,977 है। एक ही पते पर अलग अलग धर्म के वोटर्स का नंबर 15,853 है। मास वोटर एडिशन का नंबर 92,747 है, जो कुल मिलाकर 2,89,000 होता है। रायबरेली में एक ही पते पर 47 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये सारे वोटर मुसलमान हैं और ये वोट किससे मिलता होगा, राहुल गांधी को अच्छे से पता है। मोहम्मद कैफ का वोट अलग अलग ईपिक नंबर से बूथ नंबर 83, बूथ नंबर 151, बूथ नंबर 218 पर रजिस्टर है। बूथ नंबर 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर है। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है। मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। मंगलवार को कांग्रेसी सांसद मिंता देवी की फोटो लगी टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे थे। मिंता देवी की उम्र 124 साल है और फर्स्ट टाइम वोटर को मुद्दा बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट देखी जहां एसआईआर हुआ है। कभी रायबरेली की वोटर लिस्ट पर नजर नहीं डाली। रायबरेली में सैदून नाम के वोटर की उम्र 89 साल है। अब्दुल हक की उम्र 85 साल है। मोहम्मद याकूब की उम्र 92 साल है। सद्दाम की उम्र 91 साल है। चारों वोटर्स की काउंटिंग न्यूली एडेड वोटर्स में है। सैदून, अब्दुल हक, सद्दाम 99, 85, 91 साल की उम्र में पहली बार के वोटर बताते हैं। मोहम्मद याकूब 92 साल, हसमतून 85 साल, ये नए वोटर आपके बन जाते हैं। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो, और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। राहुल गांधी हर रोज वोटर लिस्ट पर बोलते हैं, वोट चोरी पर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी रायबरेली का जिक्र नहीं किया, कभी अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट पढ़कर नहीं देखी। और ऐसा ही हाल अखिलेश यादव का भी है। बीजेपी का आरोप है कि कन्नौज में संदिग्ध वोटर्स का नंबर 2,91,798 है। इसमें 16,163 डुप्लीकेट वोटर हैं। 1,53,919 फर्जी पते से जुड़े वोटर, 74,531 वोटर मास एडिशन से जुड़े हैं। अखिलेश यादव कुल 1,70,922 वोट से चुनाव जीते हैं। डुप्लीकेट वोटर का नंबर बहुत बड़ा है। संदिग्ध वोटर्स का नंबर तो अखिलेश की जीत के मार्जिन से भी बड़ा है। सैंपल देख लीजिए। अकील पुत्र खलील का वोट बूथ संख्या 492 और बूथ नंबर 454 दोनों पर दर्ज है। राजू पुत्र मुल्ला का वोटर आईडी बूथ नंबर 147, बूथ नंबर 270 दोनों पर बना हुआ है। बूथ नंबर 185 के मकान नंबर 244 पर 79 वोटर रजिस्टर हैं।
120 साल की रोजी बेगम का नाम पहली बार जुड़ा है। 107 साल के मुफीद का नाम भी पहली बार जुड़ा है। अखिलेश जी के यहाँ पे 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अब साहब इसमें देखिए बड़ी मजेदार बात है कि अकील का वोट यहां पे नजर आपको आ रहा है, राजू पिता का नाम मुल्ला, उनका वोट नजर आता है और ये एक नहीं दो जगह नजर आता है। अखिलेश और राहुल दोनों ऐसे ही एग्जाम्पल से वोट चोरी का नैरेटिव सेट करते हैं, नई परिभाषा करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश और राहुल भी चोरी के वोट से चुनाव जीते? राहुल जो बता रहे हैं वो सच नहीं है। अखिलेश जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो भी पूरी तरह सच नहीं है। वोट चोरी का सच कुछ और ही है। दरअसल पूरी कहानी SIR से जुड़ी है, जो वोटर लिस्ट में सालों से दबा सच निकालने जा रही है। कैसे, समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट पर अभिषेक बनर्जी चुनाव जीते हैं। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकारी कर्मचारी ममता बनर्जी के अंडर काम करते हैं। डायमंड हार्बर सीट पर 3,613 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। 1,55,365 वोटर फर्जी पतों पर रजिस्टर हैं। 43,947 वोटर मिक्स्ड हाउस होल्ड यानी एक ही पते पर अलग अलग धर्म के लोगों के हैं। 56,564 वोट मास एडिशन है। डायमंड हार्बर सीट पर एक वोटर अलग अलग 3 बूथ पर रजिस्टर हैं। एक एड्रेस पर सैकड़ों वोटर ID कार्ड बने हैं, लेकिन इस पर ना राहुल गांधी बोलते हैं ना ममता बनर्जी। और अब देखते हैं वो खबरें जिनकी तस्वीरें आज दिन भर काफी चर्चा में रही। ये तस्वीर राजस्थान के भिवाड़ी की है। रोड रेज के मामले में 15-20 युवकों का एक गुट जो नौजवानों को बुरी तरह पीट रहा है। इस खून खराबे की वजह बना एक ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक कार का यू टर्न लेना। लड़कों का जो ग्रुप मारपीट कर रहा है, यू टर्न के दौरान इनकी कार गाड़ी से टकरा गई। जब दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों ने आपत्ति जताई तो इन्होंने अपने साथियों को बुला लिया और उन दोनों युवकों को बुरी तरह पीटा गया। भाई लड़ाई होगी गंदी वाली, पूरी तरीके मार रहा है, निकाल रहा हूँ। इस दौरान एक लड़के ने तो मारने के लिए बड़ा पत्थर उठा लिया था, लेकिन दूसरे ने रोक लिया, वरना जान भी जा सकती थी। खास बात यह है कि इस दौरान रोड की दूसरी तरफ से पुलिस की बस जा रही थी। उन्होंने झगड़ा तो देखा, लेकिन इसे रोकने के लिए रुके नहीं। यहाँ साइड में पुलिस घूम रही हो, ये देखो पुलिस वाले घूम रहे हैं, पुलिस वाला देख रहा है बस। दोनों ही पक्षों ने पुलिस में रिपोर्ट की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सड़क किनारे कार दुर्घटना का ये CCTV फुटेज काफी दर्दनाक है। देखिए, शाम के करीब 6:30 का वक्त हो रहा है। शाम ढल रही है और लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं। कुछ सड़क किनारे बैठे हैं, कुछ चल रहे हैं। इतने में देखिए, ये सफेद रंग की कार काफी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अचानक ही कार झाड़ियों की ओर मुड़ गई और फिर सबसे पहले सड़क किनारे बैठी इस महिला को कुचलती है। इसके बाद सामने खड़ी स्कूटी और बाइक में टक्कर मारती है, फिर आगे निकल जाती है। हादसा इतना दर्दनाक है कि लोगों की भीड़ लग जाती है, चीख पुकार मच जाती है। हालांकि कार सवार ने तुरंत गाड़ी रोक दी। पीछे से कुछ लोगों ने सड़क पर पत्थर से भी इस पर वार किया। खौफनाक कार हादसे की तस्वीरें पंजाब के लुधियाना की हैं, जिसमें एक महिला की कार से कुचलकर मौत हो गई। कार हादसे के चश्मदीद कह रहे हैं कि मौका पाते ही हादसा करने वाला ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। लोगों ने गाड़ी का नंबर भी पुलिस को दर्ज करवा दिया है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो वो शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करेंगे। ये अहमदाबाद का मेट्रो कोर्ट परिसर है। हर तरफ भीड़ है। पुलिस की कई गाड़ियां भी यहां खड़ी दिख रही हैं। तभी एक गाड़ी से कुछ पुलिसकर्मी उतरते हैं। उनके साथ एक आरोपी भी है।
पुलिस आरोपी को लेकर 10 कदम भी नहीं चलती, तभी एक शख्स पीछे से आता है और आरोपी युवक पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले में पुलिस भी हैरान रह जाती है। आरोपी को बचाने के लिए कुछ पुलिसकर्मी उसे घेर कर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीली शर्ट में एक लड़का दाहिनी तरफ से आरोपी को मुक्के से मारता है। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही चारों तरफ से लड़के आते हैं और आरोपी को पीटना शुरू कर देते हैं। उसे नीचे गिरा दिया जाता है, फिर कोई उसे थप्पड़ से मारता है, कोई लातों से पीटता है। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे, जितना बोलेगा उतना मारूंगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। ये धमकी किसी बदमाश की नहीं, बल्कि उस वर्दी वाले की है जिसकी जिम्मेदारी है जनता की रक्षा करना। यूपी के बागपत में सड़क किनारे खड़ा एक शख्स का पुलिस वाला पिटाई कर रहा है, उसे धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन बात को सुलझाने के बजाय वर्दीधारी जवान ने सड़क पर ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। थप्पड़ों के गूंज और गालियों की बौछार के बीच वहां मौजूद लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे।